नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे आरओ या आरओ से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं, एक प्रतिष्ठित आपको संस्थान है जीएस वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा टेस्ट इनके द्वारा बनाया गया है। तो इसका हम लोग टेस्ट यहाँ पे देख रहे थे। अभी तक इसका हम लोग टोटल जो है आपको 3 टेस्ट कवर कर चुके हैं। और इसमें जो है टेस्ट नंबर 1 हम लोग देखे थे, जो आपका था हिस्ट्री प्लस करेंट अफेयर प्लस आपका मैथमेटिक्स और यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। टेस्ट नंबर जो इसका 2 है, ये हम लोग देखे थे आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी भूगोल हो गया। टेस्ट नंबर 3 जो है आपका पॉलिटी से रिलेटेड था। और इसका आज टेस्ट नंबर हम जो 4 देखने वाले हैं, ये आपका है इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी जीएस का जो आपका बेसिक पिलर होता है, बस उसी के जो है रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्ट को बनाया गया है। तो पहले हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आज इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। मैं बोला था कि जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आरओ के लिए मैं ग्रुप बना दूंगा, तो कुछ लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज किए हैं। और लोग भी जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में बस आप लोग यस लिख देंगे, ठीक है? तो मेरे को पता चल जाएगा। और वहाँ पे स्पेशली जो मैं बात करूँ, तो आरओ से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो है मार्गदर्शन भी दिया जाएगा जैसे कि बताया गया है। सिलेबस वगैरह मैं इसका डिस्कस कर दिया था, तो जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं वो लोग जाके सिलेबस जो है इसका देख सकते हैं। बाकी इसके पैरेलली में आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो वहाँ भी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जाके देख सकते हैं, यदि अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छा मजबूत आप बनाना चाहते हैं। उसके अलावा एक फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया गया, आप सभी को पता ही है। तो वहाँ पे जो है हम लोग उसके ऊपर डिटेल में बात किए हैं। और वहाँ पे जो है टोटल आपको 7 लेक्चर हो गया है। वहाँ पे हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। अब शुरुआत में जो है आप लोग के लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अभी देखेंगे अब लेक्चर काफ़ी आपको स्मूथ चलने वाला है। जो भी बेसिक चैप्टर वहाँ पे फिनिश हो गया। अब मैं भी चाहता था, जो बेसिक कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते रहते हैं मार्केट में आप जाएंगे बेसिक अपना मजबूत करके आओ, बेसिक मजबूत, बेसिक आपका मजबूत नहीं है। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन अपना इतना मजबूत किया जाए, इसलिए हम वहाँ पे टाइम एक्सपेंड किए हैं आपका। और आर एस शर्मा में काफ़ी क्रमबद्ध तरीके से हिस्ट्री लिखा गया है, तो जो है वहाँ पे आपको कराया जा रहा है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा वहाँ पे। एक्चुअली जो वीडियो जो इनिशियल में बनाया गया है, थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो बना है। वजह ये रहा है कि मैं चाहता था कि सारा कंटेंट जो है जितना आपका आर्य शर्मा में लिखा है सारा कुछ कवर करूँ। तो आगे भी यही ऐसा ही किया जाएगा। बट जो है थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए कि आपका भी टाइम ज़्यादा एक्सपेंड ना हो, ठीक है। बाकी जो है आपके लिए काम जो है करते रहेंगे हम। हमारी तरफ से एक आपके लिए ईमानदार प्रयास हमारा चालू रहेगा। और आप जो है हमको सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप सभी? तो आपको कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करना है, बस आपको चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। हमारा टारगेट ही है कि अधिक से अधिक लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन जो है पहुँचे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर इसका 4 इकोनॉमी से रिलेटेड टेस्ट है ये। एक एक प्रश्न जो है आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए टोटल 140 क्वेश्चन का सेट है। आपके पास यदि ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट रख ले, अगर नहीं है तो एक से 40 नंबर तक नंबरिंग कर ले। और मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोग पहले क्या करेंगे, आंसर कर लेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दिया करूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे। दो दो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको यहाँ पे। एक आपका नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है, एक एनसीईआरटी के लिए है। आप दोनों में जो है कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? और इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है? कृषि की प्रधानता। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो आपका पता है कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, हम लोग जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो कृषि की प्रधानता है यहाँ पे। वृहद बेरोजगारी है, ठीक है। ये भी बात क्या है आपको सही है, बेरोजगारी तो है यहाँ पे। उद्योग की प्रधानता, देखिए हमारे यहाँ उद्योग की प्रधानता नहीं है। अब भारत में उद्योग धंधे जो है पहले से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल स्थिति की बात करें तो यहाँ पे उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग की प्रधानता जनरली आपको किस टाइप की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है? ये आपको जो विकसित अर्थव्यवस्था होता है वहां देखने को मिलती है, तो ये तो नहीं होगा। न्यून जो है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे कम है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या पूछा है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था, यानी जो है उदारीकरण कब से शुरू किया गया था? आपको पता है कि भारत 1991 से पहले भारत का अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था, और 1991 के बाद आप ग्राफ चेक करेंगे तो बिल्कुल ही आपको ऐसे ग्राफ आपको दिखेगा। 1991 है मान लीजिए ये, इसके बाद भारत का अर्थव्यवस्था का ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा जो है आपको उठता हुआ दिखेगा। वजह क्या रहा था? 1991 में ऐसा आखिर क्या किया गया था? उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की गई थी, बिल्कुल नहीं। भारतीय रुपये की जो है परिवर्तनशीलता के साथ। नेक्स्ट, औद्योगिक लाइसेंस की नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, बिल्कुल ही ऑप्शन आपका सही है। जो लाइसेंस देने का काम था उद्योग धंधा लगाने के लिए, उसमें क्या किया गया था? छूट दिया गया था। आप देखेंगे तो आपको 18 उद्योग को छोड़ के जो भी आपको उद्योग होते थे वहां पे लाइसेंस जो है लेना अनिवार्य नहीं कर दिया गया। यानी लाइसेंस देने में क्या की गई? छूट दी गई, यानी उदारीकरण दिखाई गई। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर जो है मार्केट में आए और हमारा जो है अर्थव्यवस्था में वहाँ परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 जुलाई जो है 1991 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और सरकार उस समय था आपको नरसिम्हा राव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते रहेंगे और क्वेश्चन को लगाते रहेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यानी राष्ट्रीय आय निकालने का काम कौन करता है भारत में? देखिए, तो इन ऑप्शनों में देखिए, वित्त आयोग तो होगा नहीं, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी जो है संगठन द्वारा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है। एक्चुअली देखिए, इसका गठन तो ये जो सीएसओ है आपका, इसका गठन कब हुआ था? 1951 को किया गया था। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो है सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके और अभी भारत में जो है एनएसओ बना दिया गया है, और यही सारा काम करता है। बाकी अभी के लिए आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए, किसी अवधि में चालू कीमतों पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए, और नेक्स्ट है वास्तविक जो है प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि हो जाए। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही जो है आपको आर्थिक वृद्धि का परिचालक होगा, कि प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए जूम इन कर लेते हैं, क्वेश्चन विजुअल नहीं हो पा रहा होगा। देखिए क्या दिया है, नीचे आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि बताइए कौन सा कथन आपको सही है। चाहे ऑप्शन इसका यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपको, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा देखिए, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, सतत विकास के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कथन जो है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु जो है महत्वपूर्ण है, ये तो बात सही है आपका। सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, आपको ये सही होगा। ठीक है, सतत विकास से अभिप्राय होता है कि जो भी भावी पीढ़ी है उनको जरूरतों को जो है जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता को हम क्या करें? पूरी करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आपका सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए क्या पूछा गया है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? समावेशी अगर समृद्धि चाहते हैं तो यहाँ पे अधोसंचारात्मक सुविधा का विकास हो, कृषि का पुनरुद्धार हो जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं का अधिकाधिक उपलब्ध हो जाए। तो बिल्कुल समावेशी आपको विकास चाहिए। ठीक है, समावेशी समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अधोसंरचना का सुविधा का विकास होना चाहिए। कृषि का पुनरुद्धार करने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, कृषि में टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके, साइंस को इन्वॉल्व करके, साइंस एंड टेक को इन्वॉल्व करके कृषि का पुनरुद्धार की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं में अधिकाधिक इसका भी उपलब्धता कराना जरूरी है। आपको पता है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की अभी क्या स्थिति है, तो इसमें समावेशी विकास के लिए ऑप्शन, समावेशी विकास समृद्धि का मतलब क्या होता है? गांव का, जैसे मान लीजिए एक बढ़िया आपका शहर है, नगर है, तो वहां पे जो सुविधाएं उपलब्ध है वो गांव में भी उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे विकास को हम क्या बोलेंगे? समावेशी समृद्धि बोलेंगे। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, भूमि सुधार से रिलेटेड इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तो भूमि सुधार के लिए ही किया गया था। भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, बिल्कुल भूमि सुधार से है। काश्तकारी सुधार, ये भी हो जाएगा। बहुफसलीय योजना, ठीक है, तो ये भूमि सुधार से रिलेट नहीं करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बजेगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, तो ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था आपको राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन। ठीक है, ये एक जो है आपको संविधान नेतर निकाय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। गांधीवादी योजना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके अर्थशास्त्री थे श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण जो है 1944 में गांधीवादी जो है योजना को प्रतिपादित किए थे। आर्थिक योजना के लिए एक योजना प्रस्तुत किए थे, जिसमें जो है गांधीवादी योजना का नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, इस योजना में देखेंगे तो जो भी स्वावलंबी गांव के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का स्थापना करना इसका संकल्प था। ऑप्शन ए बनेगा श्रीमन नारायण। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ठीक है, तो प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है और छठा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प, ये जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पता ही है आपको 1956 में। ठीक है, तो 1956 से 1961 तक रहा था। और इस योजना को अगर देखें तो पीसी जो महालवेनिस थे उनके मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और 1956 में जो है घोषित किया गया था कि औद्योगिक नीति में क्या करेंगे हम लोग, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करेंगे। तो समाजवादी ढांचे की स्थापना की यहाँ पे बात की गई थी। नाम यह भी याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, 1956 से 61। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। योजना अवकाश संबंध किस अवधि से? देखिए, ये जो योजना अवकाश कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है वो आपको 1966 में समाप्त हो गया था। ठीक है, अब 1966 में समाप्त हो गया था, तो चौथा जो है आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए 1966 में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से आपको स्टार्ट हुआ। ये जो है गैप कब से कब तक रह गया? 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश हो गया। ठीक है, तीसरा कब समाप्त हो रहा है? 1966 में। चौथा कब शुरू हो रहा है? 1969 में। ये गैप हो गया योजना अवकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 11। 12 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ देश है और एक तरफ इनका मुद्रा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका देश और इधर हो गया मुद्रा। सबसे पहले है आपको यहाँ पे दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया में कौन सा मुद्रा चलता है? वान चलता है, तो डी का तो एक बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ऑप्शन थोड़ा सा मैच करके देखें। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे डी का एक केवल ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, इसका मतलब अपना आंसर तो यही बन गया। बाकी हम लोग चलिए मैच कर लेते हैं। तो दक्षिणी कोरिया का मुद्रा कौन हो गया? वान हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड का वहत होता है, तो इसका दो हो जाएगा। बाकी मलेशिया है, मलेशिया का रिंगिट हो गया, ये तीन हो गया। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का रुपया हो गया, ये चार हो गया। दो तीन चार एक, दो तीन चार एक। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए और इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इन घटनाओं को देखिए। यहाँ पे हरित क्रांति का प्रारंभ है, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे तो हरित क्रांति का शुरुआत आपका 1966-67 में होता है। ठीक है, 1966-67 में आपका हरित क्रांति का शुरुआत होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो बात आता है ये 1969 में आता है। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। गरीबी हटाओ वाला जो आपका प्रोग्राम है ये 1971 में आया था। ठीक है, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये जो है 1975 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बस अब आप सीक्वेंस लगा ही लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हरित क्रांति 1966 से 67, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में,
20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है 1975 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्या पूछा गया है, योजना में जो है कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? कोर सेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, सेवा क्षेत्र से, रक्षा और सुरक्षा से, चयनित आधारभूत उद्योग से, या लोहा या इस्पात उद्योग से। आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ कोर सेक्टर भी होते हैं, ठीक है। और कोर सेक्टर में आप ध्यान देंगे तो कुछ आधारभूत उद्योग को ही शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 8 जो है आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर में शामिल किया गया है। नाम एक बार ध्यान से सुन लेंगे। जैसे आपका इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक है, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, ठीक है, और आपका विद्युत। तो ये सब लोगों को जो है आपको शामिल किया गया है कोर सेक्टर में, याद रखेंगे, ठीक है। तो चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसका काम कौन नहीं। साख नियंत्रण करने का काम बिल्कुल है भारतीय जो है रिजर्व बैंक का। विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करना और उनका प्रबंधन करना बिल्कुल इन्हीं का काम है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना इन्हीं काम है। विदेशी व्यापार का नियमन करना, देखिए विदेशी व्यापार का नियमन करना जो है ये आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। विदेशी व्यापार का नियमन करना तो काम किसका है? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पूछा गया है खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है। खुले बाजार, श्रम नीति के नियंत्रण में, शाख नियंत्रण के प्रमाणिकतम विधियों में, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव जो है क्या होगा? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है दो ही टर्म है, आयात है और निर्यात है। आयात, आप कहीं से कोई चीज मंगाते हैं, निर्यात यानी कहीं चीज कोई भेजते हैं। तो जब भी अवमूल्यन हो जाएगा, अवमूल्यन का ऐसे मीनिंग क्या होता है, किसी भी देश की मुद्रा को यदि बाह्य मूल्य से अगर हम लोग कम कर दें, ठीक है, इसी को हम अवमूल्यन जनरली कहते हैं। और भारतीय रुपयों में अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, ठीक है। याद रखेंगे कब कब किया गया चुका है। एक बार 1949 में, उसके बाद 1966 में, और उसके बाद 1991 में। 3 बार अवमूल्यन किया गया है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, आयात क्या हो जाएगा महंगा, और निर्यात क्या हो जाएगा आपको सस्ता हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से कोई सामान आप भेजते हैं तो सस्ता हो जाएगा, कहीं विदेशों से मंगाएंगे महंगा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे क्या कहते हैं? आधे से अधिक दिनों तक, ठीक है। देखिए दैनिक स्थिति का बेरोजगार बोलेंगे, साप्ताहिक बेरोजगार, सामान्य स्थिति का बेरोजगार, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत में बेरोजगारी को जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइंड किया गया है। यहाँ पे आधे से अधिक दिन तक अगर कोई बेरोजगार रहता है तो इसको हम सामान्य स्थिति का बेरोजगार जो है बोल सकते हैं। सामान्य स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वर्ष के आधे से अधिक दिन तक रोजगार नहीं मिल पाता है। साप्ताहिक में क्या होगा आपका, कोई भी व्यक्ति है मान लीजिए सप्ताह में जो है 1 घंटे का भी इसको रोजगार नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग साप्ताहिक जो है बेरोजगार बोलते हैं। चालू जो है यहाँ पे दैनिक स्थिति का बेरोजगार किसको बोलेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी दिन विशेष में वो 1 घंटे का भी उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, उससे चालू जो है दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना गया है, ठीक है। बाकी यहाँ के लिए जो है आंसर याद रखेंगे सामान्य स्थिति का बेरोजगार, ठीक है। एक मौसमी बेरोजगारी होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए जो है जो व्यक्ति जो है कृषि में संलग्न रहता है, तो जब कृषि कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कुछ जो है मौसम में स्पेशल डेज में वो बेरोजगार होता है, उसको मौसमी बेरोजगार के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? सेवा कर, केलकर समिति है, यशवंत सिन्हा समिति, राजा जो है जे चलैया समिति है, इनमें से कोई। ये राजा जे चलैया समिति ही था, ठीक है। तो सेवा कर जो है इन्हीं की सिफारिश से लगाया गया था, ठीक है। और इसकी संस्तुति जो है 1994-95 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बात हो रहा है सेवा कर का, ठीक है। सर्विसेज जो है, सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्तमान में तो आपको पता ही है सेवा कर जो है जीएसटी,
जीएसटी में विलय कर दिया गया है और जीएसटी ही अब सेवा कर के रूप में आपको लगाया जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे 1994-95 में राजा जे चलिया समिति। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया जाता है? ठीक है, भुगतान बैंक की स्थापना का सुझाव, ये रंगराजन है, राकेश मोहन समिति है, विमल जलान या नचिकेत मोर समिति? ये नचिकेत जो मोर समिति है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो है नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों का स्थापना का सिफारिश इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस समिति का गठन जो है आपको 2013 में किया गया था। ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट जो है 7 जनवरी 2014 को सौंप दी थी। आगे देखिए, वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आसान सा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको शक्ति कांत दास है। 11 दिसंबर 2018 को जो है ये आरबीआई का गवर्नर बने हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे भारत जो आरबीआई के? इनका नाम था ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, पहले जो है भारतीय आरबीआई का अगर पहला गवर्नर पूछा जाए तो ओसबर्न स्मिथ, और भारतीय मूल का पहला पूछा जाए तो सीडी देशमुख। ये भी नाम थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। नाबार्ड के संबंध में बताना है, 2 कथन दिया गया है, इसमें आपसे बताना है कौन सही है। चलिए, अब तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। नाबार्ड के संबंध में, नाबार्ड यानी आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? आप सभी को पता है, 1982 में हुआ था। तो पहला कथन तो आपको क्या है यहाँ पे, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आपको सही हो गया। इसका 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको सभी को पता है, मुंबई में है, याद रखेंगे। दूसरा है, ये केवल कृषि संबंधित क्रियाओं हेतु साख जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल कृषि संबंधित बोला है। ठीक है, नाबार्ड जो है आपको ग्रामीण वित्त की शीर्षक संस्था है, और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका काम है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा जो है के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको। फरवरी जो है 2006 में देश के सभी जिलों में लागू है। देखिए, किसकी बात हो रही है? नरेगा की, राष्ट्रीय ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2 फरवरी आपका 2006 को आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर ग्राम से जो है किया गया था। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, फरवरी 2006 में देश के सभी जिले में। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, देश के सभी जिले में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम में लागू किया गया था नरेगा सबसे पहली बार। ठीक है, और योजना जब शुरुआत शुरुआत की गई थी तो देश के 200 जिले में, दूसरे चरण में 130 को और ऐड किया गया, और कुल मिला जुला के देखें तो 330 जिलों में, और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिले में लागू हुई। तो देश के सभी जिले में कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, इसे ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए सुरक्षा में वृद्धि हुई है, ये बात सही है। नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देता है, ये भी सही है। 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 जो है 9 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का इसका नाम का जो है क्या हो गया था, चेंज किया गया था, और महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सा कार्यक्रम नहीं है आपको बताना है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, ये तो आपको है। कस्तूरबा विद्यालय योजना, ठीक है, और मध्याह्न जो है भोजन योजना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4। ठीक है, राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात किया जाए, इसका शुरुआत कब हुआ था आपको?
1995 में, 15 अगस्त 1995 को किया गया था। ये कार्यक्रम जो है गरीबी परिवार में वृद्धावस्था जीविकापार्जन करने के लिए, मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ देने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, 5 कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया था, जैसे अन्नपूर्णा योजना को शामिल किया गया था, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। कस्तूरबा विद्यालय योजना, मध्याह्न भोजन, इसको शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वाधार योजना संबंधित है किससे? ठीक है, देखिए स्वाधार योजना किनसे संबंधित है? बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, पुरुषों हेतु स्वरोजगार से, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्व आधार योजना है भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी विषम परिस्थिति में महिला रह रही है उन्हीं के लिए लाया गया था। ये जो है आपको 2001 और 2 में इसको लाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जो है माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो ये कौन देता है आपको? वाणिज्य मंत्रालय होगा नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये आपको है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जुलाई 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है, यह सूचकांक 3 स्तंभों में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पहला तो आपको स्टेटमेंट जो है वो सही है। सामान्य जो है हिमालयी और केंद्र शासित क्षेत्रों के अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक सामान्य है, एक हिमालयी और केंद्र शासित, बिल्कुल 3 श्रेणियां हैं, ये भी आपको सही है। नेक्स्ट देखें, सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा और दूसरा स्थान गुजरात को है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? यहाँ पे गलत हो गया। सामान्य श्रेणी में देखेंगे राज्यों में उड़ीसा, यहाँ पे सामान्य श्रेणी में क्या दिया है? राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान गुजरात। ठीक है, सामान्य श्रेणी में जो है उड़ीसा आपको दिखेगा, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा और मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। ये बात बिल्कुल सही है। सामान्य श्रेणी में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। ठीक है, प्रथम पे जो है आपका उड़ीसा, सेकंड पे यहाँ पे देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, विभिन्न देशों में FDI के अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रति वर्ष जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह का आंकड़ा? ठीक है, ये जो आपको पता ही है, ये अकटाऊ, ठीक है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। आगे देखिए, भारत की जो है 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख को किया? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ठीक है, एक जो है कब शुरू किया गया आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है 28 जुलाई 2022 को, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, 28 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जो है शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में जो है स्थान क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन के मामले में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। ठीक है, विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो इस मामले में जो है सबसे जो है नंबर 1 पे कौन है, याद रखेंगे, सबसे नंबर 1 पे है आपका अमेरिका। ठीक है, और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे अपना भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखेंगे तो देश में विद्युत उत्पादन का कुल क्षमता जो है 2022 के अंत तक, ये भी याद रखेंगे, हो सकता है कहीं डाटा भी आपसे पूछ दिया जाए। ये आपको 40,000 जो है यहाँ पे 4 लाख जो है यहाँ पे 3,760 जो है ये मेगावाट है।
ये 2022 के अंतिम तक का ये आंकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 2022-23 में खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए जो है वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, एमएसपी धान का कितना बढ़ा दिया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए 100 रुपया जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 100 रुपया जो है प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और इस तरह से देखेंगे तो धान का समर्थन मूल्य भी 2000 आपको 40 रुपया प्रति क्विंटल है। इसमें भी जब ए ग्रेड का आपका धान होगा तो उसका जो है 2060 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ये 31 हो गया। 32 देखते हैं। मार्च जो है आपको 2022 में अंत में मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी को आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, मार्च 2022 तक। तो दूरसंचार कंपनी के बारे में बताना है, हिस्सेदारी किसका है। इसमें देखेंगे तो रिलायंस का सबसे ज़्यादा जो रिलायंस जियो का हिस्सेदारी रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है तो बीएसएनएल, फिर वोडाफोन, फिर आइडिया, फिर एयरटेल और लास्ट में रिलायंस जियो। सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी किसका रहा है बाजार में, रिलायंस जियो का, लगभग जो है 35%। इससे कम जो है आपको एयरटेल का देखने को मिलेगा 31%, और आइडिया इससे थोड़ा कम आपको 22%, और बीएसएनएल ठीक है सबसे कम। वोडाफोन आइडिया एक ही है, ठीक है, एक ही में मर्ज है। तो बीएसएनएल का सबसे कम 9.96%। उपभोक्ता जो है मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के दर के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्रति माह जारी किया जाता है सीपीआई। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये आपको प्रति माह जारी किया जाता है। और ये प्रति वर्ष भी शायद जारी किया जाता है, प्रति माह तो जारी करते हैं ही हम लोग। ठीक है, प्रति माह ही जारी करते हैं। ठीक है, और इसका एक आधार वर्ष होता है। ठीक है, तो सीपीआई का एक आधार वर्ष होता है। देखिए आप जब भी कंज्यूमर जो है प्राइस इंडेक्स जारी करेंगे तो कोई ना कोई रिफरेंस तो रखेंगे। तो अभी जो रिफरेंस है वो ध्यान रखेंगे 2012 है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कृषि मंत्रालय के जो है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। ठीक है, कितना अनुमानित है, ये जो है 314.51 मिलियन टन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देंगे, ये लगभग जो है आपको 30,307 करोड़। पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित और लाभकारी मूल्य क्या है। तो देखेंगे अक्टूबर से जो है सितंबर 2022-23 के लिए जो है यहाँ पे ये 305 रुपये। अगला है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कृषि और संबंध का सकल मूल्य वर्धन का योगदान अनुमानित है। ये अनुमानित है आपका 18.8%। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो है अनुमान क्या लगाया गया है, 18.8%। ठीक है, इसके अलावा जो है उद्योग में पूछा जाए तो उद्योग में जो है 28 दशमलव आपको 2%, और सेवा में सबसे अधिक 53%। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन अगर चेंज करके पूछ दिया जाता कि बताइए 21-22 में कृषि और संबंध में सकल जगह पे आपको हटा के यहाँ पे पूछ देता तो उद्योग में जो है कितना का अनुमानित किया गया है, तो उद्योग में आपका आंसर क्या हो जाता, 28। ठीक है, आपसे सेवा में पूछा जाता 53 हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत द्वारा 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों के साथ किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक आपसे पूछा गया है किन दो देशों के साथ किया गया है। तो देखिए अमेरिका के साथ सबसे कम, और उसके बाद आपका संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी बन जाएगा। ठीक है, भारत में जो है निर्यात वाला पूछा है डाटा, ध्यान देखेंगे तो अमेरिका के साथ जो है, अमेरिका के साथ याद रखेंगे कितना जो है 18.1%, जबकि यूएई यानी आपका संयुक्त अरब अमीरात के साथ 6.6%, और तीसरे नंबर पे चीन रहा है आपका। ठीक है,
तीसरे नंबर पर चीन, ये भी याद रखेंगे, टॉप 3 भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीन के साथ 5.9%, ठीक है, ये निर्यात किया गया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर आ जाएगा। 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल जो है प्रस्तावित खर्च कितना है? ठीक है, ये कितना है आपको? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 39,44,909 करोड़। ठीक है, याद करेंगे, डाटा एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रस्तावित खर्च कितना है? 39,44,909 करोड़। केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये जो है निर्धारित किया गया आपका 65,000 करोड़। आगे देखिए, 22-23 में जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? जीडीपी का कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है आपको? ये जो अनुमानित है 6.4%। ये थोड़ा आप लोग अपडेट कर लेंगे, बाकी मैं अपडेट करा दूंगा। बजट वाला मैं एक अलग से लेक्चर आपको बना दूंगा। NAAFED संबंधित है, यानी आपको नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किससे संबंधित है? तो कृषि जो है विपणन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, एमएसपी का निर्धारण यहाँ पे कौन करता है आपसे पूछा गया है। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र को क्या कहते हैं? इस वक्र को जो है वेकर वक्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या पूछा गया है, भारत में सिक्के जारी करने वाली कौन जो है अधिकृत है? सिक्के जारी आखिर कौन करता है भारत में? वित्त मंत्रालय करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार? भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार को है। ठीक है, और आपको पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय तो होगा नहीं आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक बाजार, यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से जारी किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिए, बिटकॉइन को जो है राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ये कौन था? अल सल्वाडोर। ठीक है, 2021 में जो है अल सल्वाडोर बिटकॉइन को जो है कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रधानमंत्री पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करती है? कि पहले इसका नाम क्या था? तो मिड डे मील योजना इसका नाम था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये जो है आपको 29 सितंबर 2021 को ये स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आप 48 देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है क्या है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे क्या है? तीसरा है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, 12 सूचकांकों को रेफरेंस में रख के निकाला जाता है, और इसमें देखा गया था तो सर्वाधिक निर्धनता जो है किसको बताया गया था? बिहार को। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था दूसरे पे कौन था आपका? झारखंड। और तीसरे पे हो गया अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, किसके द्वारा घोषित किया गया? काफी आसान क्वेश्चन है आपका। ठीक है, FAO, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त योजनाओं के प्रारंभ होने का सही क्रम जो है क्या है। यहाँ पे जो है आपको देखिए कुछ कार्यक्रम दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आपका फसल बीमा योजना है। आप सभी को पता है ये फसल बीमा योजना कब आया था? ये 2016 में। ठीक है, सौभाग्य योजना यहाँ पे दिया है। देखिए सौभाग्य योजना जो है ये बिजली पहुंचाने के लिए घर घर ये योजना लेके आया गया था 2017 में। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको ये किसान सम्मान निधि योजना है, ये आपको
पता ही है, ये लेटेस्ट सबसे है 2019 में। ठीक है, ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में इसका घोषणा किया गया था। और नेक्स्ट बचा आपका जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन 2019 का ही है। अब देखिए 2019 का दो डाटा आ गया, तो यहाँ पे आपको डेट भी पता होना चाहिए। ये जो आया था आपका किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आपको 2-2 हज़ार करके दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, ये आया था आपको 24 फरवरी को। 24 फरवरी 2019 को आया था। जबकि जल जीवन मिशन जो है आपको 15 अगस्त 2019। ठीक है, 15 अगस्त 2019। अब आप सीक्वेंस लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, इसमें सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको सही क्रम में जो है लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका 2019 हो गया ये, या 2019 यहाँ भी है, ये देखिए 2016, फिर 17 हो जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा लास्ट, और इसके बाद आप सीक्वेंस लगा ही लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 51। भारतीय जो है खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, 1 जनवरी 1955 है, 15 अगस्त 1965, 1 जनवरी 1965 को। ठीक है, 1 जनवरी जो है आपको 1965 को आपको एफसीआई की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है आपको। एक तरफ देखिए बोर्ड है और एक तरफ उनका मुख्यालय है। देखिए मसाला बोर्ड जो है आपको पता है कोची केरल, ये तो गलत हो जाएगा। याद रखेंगे मसाला बोर्ड कहाँ है, कोची केरल में है। ठीक है, रबड़ बोर्ड, ठीक है, रबड़ बोर्ड जो है कोयट्टम केरल, तो ये आपको हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है, ये जो है आपका हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। ये तो सही है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर तेलंगाना। तंबाकू बोर्ड आप सभी को पता होना चाहिए, ये गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी सब याद रखेंगे, सही आंसर भी। आगे देखिए, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर यानी केसीसी योजना कब प्रारंभ की गई थी? केसीसी जो है आपको जनवरी 2004 में ये प्रारंभ की गई थी, 21 जनवरी 2004 को। और इसके लिए टोल फ्री एक नंबर दिया गया था आपको। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है दे दिया गया? ठीक है, आप सभी को पता है कि 2021 की बात किया जाए, महारत्न देखिए कंपनियों को एक महारत्न, उसके बाद आपको नवरत्न, मिनी रत्न का कैटेगरी होता है। देश में महारत्न कंपनियों में देखेंगे तब कुल संख्या 11 है, पहले 10 था। ठीक है, तो महारत्न भी कितनी कंपनियां हैं, 11 है। नवरत्न अपने आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो नवरत्न कंपनी जो है एक्चुअली 14 थी, अभी तो शामिल हो गई इसमें, ये 13 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पीएफसी को याद रखेंगे, महारत्न को इसको दर्जा दे दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। मई 2022 में पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का जो है आकार क्या था? ठीक है, इसको अपडेट कर लेंगे, ये जो है थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आपका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल जो है हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा? एक जो है आपको यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में जाएंगे, एक आपका बजट का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें एक बजट का वीडियो बनाया है जिसमें केंद्र का भी बजट का क्वेश्चन है, साथ साथ यूपी स्पेशल का भी बजट का क्वेश्चन है। तो जाके आप देख लेंगे, वो DIS का जो है टेस्ट सीरीज है, तो जाके आप वीडियो देख लेंगे, सारा डाटा आपका वहाँ से अपडेट हो जाएगा बजट से रिलेटेड। बाकी एक हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे इसके लिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में आपको बताना है कौन सा असत्य है। यह विकसित और विकासशील देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करती है। पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि गलत ही बताना था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्या पूछा गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 2022 का थीम था इसका फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी कब से हुआ था? ये जो है 2006 में प्रभावी हो गया था। ऐसे तो अधिनियम आया था मई 2005 में, संसद में पारित हुआ। 23 जून जो है 2005 को राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दे दिए, और आपका 10 फरवरी 2006 से क्या हो गया था, ये प्रभावी हो गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
क्वेश्चन नंबर 59 देखें। भारत में अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये 15 सूत्रीय आपका कार्यक्रम है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है। ये जो है घाटा वित्तीयन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। चलिए इसको जूम इन ही करना पड़ेगा यहाँ पे। 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, कि बताइए कि राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जिससे अर्थव्यवस्था जो है किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण का सृजन नहीं होता है। पहला दिया है। दूसरा देखिए, राज्य सरकार को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता है, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल होता है। यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा, केवल 2 ऑप्शन बी में है। यहाँ पे तो ये पहला स्टेटमेंट भी आपको सही ही है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण जो है सृजन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा ही सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, IMD के विश्व जो है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, IMD यानी आपको इंस्टीट्यूट फॉर जो है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें भारत का पोजीशन देखेंगे तो भारत का पोजीशन है इसमें 37वां, ठीक है। और इसमें शीर्ष पे कौन है, याद रखेंगे तो शीर्ष पे आपका डेनमार्क, ठीक है, शीर्ष पे आपका डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में किस जगह पे जो है संपन्न हुआ? ठीक है, यानी WTO का जो है आपका 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको कहाँ पे हुआ? ये जिनेवा में हुआ था, ठीक है। 11 से जो है 17 जून 2022 को, ठीक है, 11 से लेके 17 जून 2022 तक ही आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत के जो है किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA मई 2000 जो है 22 से प्रभावी हो गया? ठीक है, यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात पूछी जा रही है। ये आपको 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया। तो भारत और किसके बीच में है? तो ये UAE के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के जो है पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है, स्वावलंबन योजना। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 1982-83 में पूरे देश में जो है शुरू किया गया था, याद रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ वित्त आयोग है और एक तरफ उनका अध्यक्ष जो है कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला वित्त आयोग का अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले वित्त आयोग रहे थे KC नियोगी, तो एक है तो 2 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपको 10वां वित्त आयोग, KC पंत हो जाएंगे। 12वां वित्त आयोग, ये भी सब आप लोग एग्जाम में याद करके जाएंगे, डायरेक्टली पूछा जाता है। 12वां C रंगराजन और 15वां आपका हो जाएगा यहाँ पे NK सिंह, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, अभी लेटेस्ट है। तो 2 4 1 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 1 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और संविधान के जो है अनुच्छेद 280 में आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। अभी 15वां वित्त आयोग का गठन है, ठीक है। 27 नवंबर 2017 को जो है NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है याद करेंगे, पहला जरूर याद रखेंगे, KC नियोगी है। 10वां KC पंत है, 12वां रंगराजन और 15वां अभी NK सिंह है। क्वेश्चन नंबर जो है 67 देखें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश निजीकरण करने का माध्यम है, बिल्कुल सही है। लाभ पे काम कर रही किसी सार्वजनिक उद्यम का विनिवेश नहीं होता। भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार
1995-96 में हुआ जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल आपको क्या है यहाँ पे गलत है, असत्य ही बताना था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में विनिवेश का शुरुआत जो है 1991 में ही हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, 17वीं जो है भारत वन रिपोर्ट 2021, अब यही हमारे पास वन रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको विचार करना है और बताना है जो आपको कौन सा कथन असत्य है। चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। देश में कुल वन आवरण 71.33 जो है यहाँ पे मिलियन जो है हेक्टेयर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया है आपको, देश में कुल वृक्षारोपण जो है ये 9.5 दिया है, जो देश का क्षेत्रफल का लगभग 2.91 है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जो है 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिल, पश्चिम बंगाल और केरल। ये क्या हो गया आपको स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, मैंग्रोव वाला देखेंगे अगर तो सबसे ज़्यादा जो है आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, फिर गुजरात में। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, गलत ही ढूंढना है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। बाकी वन रिपोर्ट आप लोग एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे वन रिपोर्ट करके, वन रिपोर्ट हो गया, बजट हो गया, एक हम लोग स्पेशल उसका वीडियो बनाएंगे वन रिपोर्ट का अलग से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत में कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक जो है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। तो कौन क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा आपको एफडीआई वाली बात आती है, ये कौन सा सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, यहीं पे सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की जो है गठित की गई थी। ठीक है, बीपीएल की पहचान के लिए, ये देखिए कौन सी समिति थी, हाशिम समिति थी। ठीक है, हाशिम समिति थी, गरीबी रेखा से जो है नीचे जो भी कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उन्हीं को पहचानने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, श्रमिक का सीमांत उत्पादकता एक होती है, श्रमिक का सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका सही हो गया। प्रछन्न का मतलब क्या होता है आपका छिपा हुआ बेरोजगारी। ठीक है, तो ऐसे में जैसे सिंपल सी कहानी ये है कि कोई काम है मान लीजिए जो 5 लोग मिलकर कर सकते हैं, और उसमें जो है 10 लोग लगे हुए हैं उसी काम में। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी ही बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही था। ठीक है, 1995 में इसके द्वारा पहली बार ये जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन संलग्न है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आईसीआईसी है, आईडीबीआई है, आईएफसी है, सारा लोग हैं इसमें, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आईसीसीआई का जो है आपको, आईसीआईसीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आईडीबीआई का जो स्थापना आपको है 1964 में हुआ था, और आईएफसीआई का स्थापना जो है 1948 में हुआ था। ये सारा लोग जो हैं औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है कृत्रिम समझी जाती है। ठीक है, कृत्रिम मुद्रा आपको बताना है। देखिए, कृत्रिम मुद्रा किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा मुद्रा जो चलन में नहीं होती है, केवल लेखांकन उद्देश्य के लिए होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम मुद्रा। ठीक है, स्पेशल जो है ड्राइंग राइट जो है इसका होता है ऐसे मुद्रा का, एसडीआर होता है केवल, यहाँ पे ऑप्शन एसडीआर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। चलिए जूम इन फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए पहला दिया है कि राजकोषीय घाटा सदैव जो है बजटीय घाटे से बड़ा होता है।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। दूसरा देखिए, राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताएं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना, बिल्कुल है। राजकोषीय घाटे का मतलब यही है कि सरकार क्या करती है, चाहे आरबीआई से उधार ले, चाहे किसी और जो है विदेशों से उधार ले, कहीं से भी उधार ले, इसी को हम राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सदैव जो है बजटीय घाटा से बड़ा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76, घरेलू आय से क्या आशय है। ठीक है, तो देखिए, किसी देश के नागरिक द्वारा अर्जित कुल आय, किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय, किसी देश के आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों को उत्पादन इकाइयों द्वारा अर्जित है। तो बिल्कुल सही है, घरेलू आय का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी देश में आर्थिक सीमा में स्थित निवासी, यानी कोई विदेशी भी है अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके उत्पादनों इकाई द्वारा अर्जित आय इसमें काउंट किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 2006 में काम किया गया था आपको, और यहाँ पे बाधवा समिति आपको बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है मध्यम में। ठीक है, तो देखिए 1978-79 में देखिए योजना आयोग के द्वारा जो है सिंचाई परियोजना को तीन जो है भागों में बांटा गया। एक आपको बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम और लघु। बृहद में जो है आपको यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेत को रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे, बृहद के लिए जो है आपको 10,000 हेक्टेयर से अधिक को रखा गया। मध्यम में आपको जो है 2,000 से 10,000 रखा गया। यहाँ पे 2,000 से 10,000 दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि आपसे लघु पूछा जाता तो इसमें 2,000 हेक्टेयर तक रखा गया। ठीक है, तो 2,000 हेक्टेयर तक जो है लघु में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में नई परिभाषा 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा क्या है, पूछा जा रहा है। आपको पता है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की बात की जा रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है इंटरप्राइजेज की। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर क्या रखा गया। ठीक है, लघु उद्योगों में देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, विनिर्माण में 25 लाख से 5 करोड़ और सेवा में 10 लाख से 2 करोड़। ठीक है, ये तो आपको होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है जनरली टर्नओवर जो लघु उद्योग में रखा गया था, आपको टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ से लेके 75 करोड़ के बीच था। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं तो दिख नहीं रहा है, 5 करोड़ से 75 करोड़, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में देशों में जो विकास की स्थिति है, ठीक है, या आपको विद्यमान आर्थिक समस्या है, इस सब को जो है ध्यान में रखते हुए जो है एशियन डेवलपमेंट जो है आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा, एशिया विकास बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यानी भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता होता है इसका कारण कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, जनसंख्या का दबाव है, प्रछन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार। ध्यान देंगे, अगर भूजोट का छोटा आकार बिल्कुल है। ठीक है, सामूहिक कृषि का ना होना, प्रछन्न बेरोजगारी भी है, जनसंख्या का दबाव भी है, लेकिन यहाँ पे आपको सहकारी कृषि जो है इसका कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे भी कथन कारण दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। देखिए पहला क्या दिया गया है, सभी जो है व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य अगर वृद्धि होगा तो सारे व्यापारी लाभ कमाएंगे, बात क्या है, सही है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, ये भी बात सही है। लेकिन कथन सही है, कारण भी सही है। क्या कथन जो है इसका कारण जो है सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, इससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, व्यापारी को अगर मूल्य बढ़ोतरी होगा, ठीक है, तो इससे ग्राहक वाला कोई रिलेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाए,
नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति, ठीक है। तो उच्च शिक्षा सुधारों से तो नहीं है, कर रवाना। बैंकिंग संरचना में सुधारों से है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत जो है WTO का सदस्य बना, ठीक है। WTO विश्व व्यापार संगठन का भारत कब सदस्य बना? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भारत जो है आपको 1995 में इसका सदस्य बन गया था, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। और देखेंगे तो अभी WTO में जो है आपको टोटल 164 देश इसमें आपको शामिल है। सबसे नया देश जो है अभी इसमें सदस्यता ग्रहण करने वाला अफगानिस्तान था, ठीक है, 2000 आपको 18 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? ये 1994 से घोषित किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया? ठीक है, तो ये जो है 24 नवंबर 2020 को, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर 2020 को जो है उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया था। अब जबरन कोई अगर धर्मांतरण कराता है तो उसको 10 वर्ष का जो है कारावास के साथ साथ दंडनीय अपराध जो है इसको माना गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? ये जो आपका हाथीकुंड बैराज को जाना जाता है, ठीक है। हाथीकुंड बैराज जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये लोग का इस संयुक्त परियोजना है। और इसको हम लोग नया ताजे वाला बैराज भी इसको नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? ये जो है आपको जगन्नाथ जो है मुरलीधर अहिवासी को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? गलत आपको बताना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे है आपको नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य जो है वज्र क्षेत्र, ये आपका ब्रज क्षेत्र है, ये आपका क्या है? सही है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, ये भी क्या है आपको? सही है। नटवरी नृत्य अवध क्षेत्र, नटवरी जो है पूर्वांचल में देखने को मिलता है, ये गलत हो गया। जोगनी नृत्य पूर्वांचल, तो ये यहाँ पे अवध क्षेत्र होगा, यानी एक्सचेंज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 4 आपको गलत हो गया। देखिए क्या बताना है? गलत ही बताना है। तो ऑप्शन देखिए 3 4 कहाँ पे है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? ठीक है, ये जो प्रसिद्ध चित्र है आपका शिवनंदन जो है नौटियाल का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सूची 1 है, सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। आपको बताना है सही उत्तर कौन हो। देखिए, सैयद जो है सलार मेला, मेला जो है सैयद जो है सलार मेला, ये बहराइच में होता है, तो ये का तो 2 हो जाएगा, ठीक है। देवा शरीफ, देवा शरीफ आपका बाराबंकी 1 हो जाएगा। कलिंजर मेला, ये पे जो है बांदा हो जाएगा, ये 4 हो गया। और सोरो मेला, सोरो मेला जो है कासगंज हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन देखें, 2 1 4 3 ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अभ्युदय योजना, ठीक है। देखिए, ये जो है आपको राज्य में पोषण को महत्व देने हेतु पोषक खाद्यान्नों के वितरण से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं, पोषण के लिए शायद नहीं था, ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क था, ठीक है। निःशुल्क कोचिंग के लिए था अभ्युदय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अभ्युदय योजना किससे रिलेटेड है? प्रतियोगिता परीक्षा में निःशुल्क कोचिंग से। पहले जो है आपको दिल्ली में योजना शुरू किया गया था, और उसी के आधार पे आपको उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया गया था। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग होंगे वैसे छात्र को जो है निःशुल्क कोचिंग सुविधा इसमें देने की बात की गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है, ठीक है। और देख लेते हैं इधर, और ऑप्शन इसमें दिया है क्या? ठीक है, चलिए नहीं है। तो एक संगीत घराना है और संस्थापक है, और इसमें आपको गलत ढूंढना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें गलत है। रामपुर घराना जो है नेमत खां सदारंग, ये सही है। सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद, ये भी क्या आपको सही है। किराना घराना यहाँ पे नत्थे खां और जोधे खां,
ठीक है, यही क्या हो गया आपको गलत हो गया। किराना घराना के संस्थापक जो है बंदे अली खां को माना जाता है। ठीक है, बाकी अतरौली घराना, काले खां और चंदा खां। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चूंकि गलत ही ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन जो है भारत में स्थापित बिहारों और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का सही युग्म का पहचान कीजिए। ठीक है, सही इसमें कौन सा है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले है स्वर्णगंध कुटी विहार, सारनाथ में, ये तो श्रावस्ती में है, ये गलत हो गया। मूलगंध कुटी विहार, ये आपको सारनाथ में है, बिल्कुल एक्सचेंज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, कुकुट राम विहार पटना में, ठीक है, और ये जो है सारनाथ में, ये भी गलत हो गया। सदकम चक्र विहार, ठीक है, ये कौशाम्बी में, यही सही है। यहाँ पे सही ही बताना था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग में जो है सुमेलित है, ये बताना है यहाँ पे। देखिए डोलामाइट जो है सोनभद्र, ठीक है, ये तो सही है आपको। बक्साइड ललितपुर, ये भी सही है आपका। कांच बालू शंकरगढ़, ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे जिप्सम झांसी, ठीक है, यहाँ पे सारा ही क्या है आपको सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देखें यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। निम्नलिखित कृषि जो है विश्वविद्यालयों में कौन सा पहले स्थापित हुआ है, ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनमें सबसे पहले कौन स्थापित हुआ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, ठीक है, ये जो है 1976 में था। और चंद्रशेखर आजाद आपका 1975 में था। बाकी सरदार वल्लभ भाई तो 2000 में है, बांदा जो है 2000। तो सबसे जो है इसमें पहले पूछा जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद ही कृषि जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये 1975 में है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड जो है होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंक को यूनिकोड प्रणाली शुरू किया है। यहाँ पे जो है 16 अंक का यूनिकोड प्रणाली शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व विभाग द्वारा जो है वहाँ पे लैंड के जो है भूमि को पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जो है प्रणाली शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ। तो इसका जो है 1949 में हुआ है। ठीक है, गन्ना विकास परिषद सहयोग देने के लिए 1949 में जो है उत्तर प्रदेश सहकारी जो है गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्या पूछा गया है, जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है। तो ये कौन सा है, चौरसिया नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपको, इसमें आपको गलत सुमेलित विकल्प को चयन करना है। ठीक है, देखिए शहनाई उत्सव जो है बनारसी, ठीक है, केला महोत्सव रामपुर, ठीक है, केला महोत्सव जो है कुशीनगर जिले में इसका आयोजन होता है, ना कि रामपुर में। ये तो गलत हो गया, गलत ही आपको चिन्हित करना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बाकी सही है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ। आगे देखिए, मेरठ से जो है प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार पुनः कहाँ से कहाँ तक जो है दिया गया है। तो देखेंगे तो ये पुनः हरिद्वार से है वाराणसी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया था। इसको जो है 2017 में आपको 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 देखें। सोनभद्र जनपद से सटे राज्य की कुल जो है संख्या कितनी है। देखिए आप लोग मैप का क्लास देख लेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल पे जो है मैप का क्लास यूपी स्पेशल में डला हुआ है, जाके आप देख लेंगे। ठीक है, आप कोई प्रश्न का यहाँ पे आंसर नहीं गलत कर सकते हैं, क्योंकि मैपिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या बताना है। ठीक है, सोनभद्र से देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पे जो सही सुमेलित बताना है आपको, बताइए का सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, बाकी आंसर जो है आपका यहाँ होगा, इस साइड होगा शायद। ठीक है, आंसर आपको देखिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैधानिक जो है नगरों की न्यूनतम संख्या वाला जिला श्रावस्ती है। वैधानिक नगरों का कुल अधिकतम संख्या वाला जिला बदायूं। सर्वाधिक जो है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर।
न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ये सारा ही ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, यानी डी का 4, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, देवदारी तथा रजदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ये जो है कहाँ कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। ये जो अवस्थित है चंदौली में। आगे देखिए, यहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से आपको बनाना है। मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता ही हूँ। 100 को विभाजित करने वाली प्रकृत संख्याओं का योग बताना है। अब आपको तो पता होगा 100 को विभाजित करने वाली कौन कौन प्रकृत संख्या हो सकती है। एक हो सकता है क्या, बिल्कुल 2 से होगा, ठीक है। 3 से नहीं होगा, 4, फिर 5 आ जाएगा, इसके बाद 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, फिर 25, और फिर इसके बाद 25 के बाद 50, और इसके बाद लास्ट हो जाएगा 100। बस इनको ऐड कर दे, आपका जो है निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखें, ये 2 1 3, 3 4 7, 5 12, 12 और 5 17, 7 हो गया। और ये 1 हो गया, 1 1 यहाँ 2 हो गया, 2 4 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16। यहाँ पे क्या बन गया, 16, और ये किए तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले शून्य है, शून्य ठीक है, 5 5 5, यहाँ पे 10, नहीं 10 4 14, 14 2 16, 16 1 17, ठीक है, 1 आ गया। फिर ये 0 हो गया, ये 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 4 14, ठीक है, 14 और 2 16, और नहीं नहीं सॉरी, ये मैं क्यों ऐड कर दे रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 2 9, 9 1 10, और 10 एक हो जाएगा 11, ठीक है, एक आ जाएगा, 1 1 2, 217 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग इतना है तो संख्या बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कोई संख्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स, एक्स का 3/8 दिया है, इसका 3/8 कर लेते हैं, तथा प्लस कर दीजिए इसी का कितना 2/7, बस इसका योग कितना दिया है 370। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x/8 और 2x/, तो यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले आप ले ले। एलसीएम 87 का जो है 56 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 87, 7 3 का 21 हो जाएगा, 21x प्लस इस 7 8, तो 8 हो जाएगा, 8 दूना 16x, इक्वलिटी कितना हो जाएगा 370। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये आप 370 और ये 56 जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, ये 16 और 21 यानी 6 1 7, और ये 2 1 3, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 से 1 0, यानी ये 560, 560 आ जाएगा, ठीक। ये कैलकुलेशन ही था, यहाँ पे और कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं था। 560 देखे, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 109, और ये 160 देखना है अभी। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 5 10 15 और x का औसत इतना है, तो x का मान निकालिए। औसत क्या होता है, जनरली सारे लोग को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना हो गया x, ठीक है। इन्हीं का औसत क्या दिया है, 20 दिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, इक्वल टू 20। बस x का वैल्यू निकल ही जाएगा। 15 10 25 5 30 हो गया, 30 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 दूनी 40, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 5 प्लस 10 प्लस 15, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x, इसका औसत कितना है, का औसत 20 है। चलिए 20 है, और ये कितना हो जाएगा 4, x का मान कितना होगा, जस्ट यही पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए 15 10 25 30 ही हो जाएगा, 30 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, बाकी स्टेटमेंट सही था। यहाँ पे कितना हो गया 80, और ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 माइनस 30, यानी कितना आ गया 50, 50 आंसर है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, बताइए संख्या क्या होगा, ठीक है।
इतना आसान सा क्वेश्चन है। संख्या के एज्यूम कर लेते हैं कि x है मान लीजिए, ठीक है। x जो है अपने 20% से 20 अधिक है। x का 20% क्या होगा? 20/100, और इससे 20 अधिक है, और वो संख्या जो है x ही है। बिल्कुल, तब कैलकुलेशन कर लेना है, कुछ यहाँ पे है नहीं। ये 20 बचे आपका 100 हो जाएगा। ये x/5 प्लस 20/1 इक्वल टू x। कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 एलसीएम हो जाएगा नीचे, और ये तो x ही रहेगा, और ये 100 हो जाएगा इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा? x प्लस 100 इक्वल टू 5x। यहाँ x को एक साइड ले लीजिए, तो 5x माइनस x इक्वल टू 100 हो गया, और 4x इक्वल टू यहाँ पे 100 हो गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, ऑप्शन देख लें। 25 ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ही है। ऐसे आप लोग को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं हम लोग। देखिए, 500 व्यक्तियों का एक समूह है। इसमें 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं, 120 अंग्रेजी। तो बताइए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाला। देखिए, 500 का समूह है, 300 व्यक्ति क्या बोलते हैं? केवल हिंदी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल हिंदी बोलते हैं ये लोग, और 100 जो है केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है ये। 500 टोटल व्यक्ति ही हैं, ठीक है। माइनस कर लीजिए, केवल हिंदी बोलने वाला कितने हैं? 300 है, और केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? 120 है। तो दोनों वाले कितने होंगे? बस ये 300 एक 420 हो गया, और 500 में से 420 माइनस कीजिएगा, 80 आ जाएगा। और 80 जो है ऑप्शन यहाँ पे बी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से 11। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, ये भी आसान सा ही है। देखिए, डी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, DEF, ठीक है, यानी +2 करने पे आ रहा है। एफ के बाद आई है, यानी एफ के बाद क्या होता है? GHI, यानी +3। ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ये क्या होगा? +5 होगा। यानी एम के बाद +5 पे देख ले जो भी आ रहा है, और एम के बाद +5 पे आप देखेंगे तो आर ही आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए, ये श्रेणी है, और आपको बताना है लुप्त संख्या का वैल्यू। देखिए, यहाँ पे ये 4 है, 9 है, 25 है। 4 यानी 2 का स्क्वायर यदि करेंगे 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिए 9 बनेगा। 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। अच्छा, बाद में भी देख ले, अभी तो वाट वाला सिंबल यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे 121 है, 121 किसका स्क्वायर होगा? 11 का। 100 आपका 69 है, 13 का हो जाएगा, और ये 17 का हो जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि सारा अभाज्य संख्या का वर्गों का है योग। तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कौन सा आएगा? 7 ही आएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 49 ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 113 देखते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा, ब्लड रिलेशन यहाँ पे नहीं है अभी। ये बी की आयु ए की दुगुनी है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। बी का जो आयु है किससे दुगुना है? ए से, यानी 2 टाइम्स ए। किंतु एफ से आधी है, यानी एफ से आधी है, तो इसका मतलब एफ का आधा जो है बी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वल भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ का आधा है, इसका मतलब बी तो छोटा ही होगा, एफ तो बड़ा ही हो जाएगा। बाकी F/2 जो है आपको बी के इक्वल होगा। चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी ए के आयु का आधा है। सी जो है ए के आयु का आधा है, इसका मतलब सी जो है ए से छोटा होगा, सिंपल सी बात है। किंतु डी से दोगुना बड़ा है। ये डी से जो है दोगुना बड़ा है, यानी डी से क्या है? बड़ा है। सिंपल सी बात है, कहानी खत्म। कौन से दो लोग अधिकतम और न्यूनतम है? देखिए, यहाँ पे अधिकतम तो आपको दिख ही रहा है, अधिकतम सबसे एफ है, और न्यूनतम क्या है? डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? A4D, और A4D ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये देखिए, ए का भाई बी है, और बी की पत्नी क्या है? सी है। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए, ए का भाई बी है, तो ए हम लोग लिख लेते हैं, इसका भाई बी है। ठीक है, तो भाई बी है, बी लिख देते हैं, और ये चूंकि भाई हैं दोनों, प्लस का सिंबल दे देते हैं। बी की पत्नी सी है। चलिए, तो बी की पत्नी कौन है? सी है। यहाँ पे माइनस देते हैं। ई जो है ए की बेटी है, ए की बेटी ई है। चलिए, ई जो है आपको ए की बेटी हो गई, माइनस दे देते हैं। डी जो है बी का पुत्र है,
डी का पुत्र कौन है? डी है। डी हो गया पुत्र इसका, प्लस देते हैं। प्लस हम यहाँ पे मेल के लिए लिख रहे हैं, माइनस यहाँ पे फीमेल के लिए लिख रहे हैं। एफ जो है आपका ई का भाई है। ई कहाँ पे है? यहाँ पे ई तो यहाँ पे है, और इसका भाई कौन है? एफ है। चलिए, तो इसका भाई हो गया एफ, प्लस दे देते हैं। जी जो है डी की बहन है, डी की बहन जी है, तो जी जो है डी की बहन है, तो डी की बहन जो है जी हो गई। बस अब सारा कुछ लिख दिया हम लोग। पूछा क्या है? ए और जी में संबंध बताइए। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है और जी यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों तो भाई बहन हैं, और इनके पिताश्री हैं, और इनके क्या हैं? भाई हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? सीधे इनके क्या हो जाएंगे? चाचा बन जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए बीच वाला जो है कौन से कंडीशन में आया? अच्छा देखते हैं। 5 6 11 होता है, 4 7 11, यानी 11 - 11 जीरो ही आएगा। ये देखिए 7 और 6 13, 8 4 12, 12 - 12, सॉरी 8 और 4 12 आ गया, और 6 7 13, 13 - 12 कितना आ गया? 1 आ गया, बीच वाला आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कीजिए। 11 5 कितना होगा? 16, और 6 3 9, 16 - 9 7 हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। देखिए क्या पूछा है? किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार जो है अब्बास नकवी के द्वारा किया गया। ठीक है, और रामपुर उत्तर प्रदेश में ये देश का जो है भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। अब करेंट का कुछ क्वेश्चन है आपका। शंघाई जो है सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना एससीओ की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, इसकी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। हाल ही में जो है कहाँ पे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, ये जो वाराणसी में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है? भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि जो है प्रदान की है? तो ये जो है आपको 80,000 यहाँ पे। ठीक है, 80,000 नहीं है, 8 लाख अमेरिकी डॉलर की यहाँ पे बात है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपको सही है। चलिए जूम इन कर लेते हैं, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। देखिए, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। ठीक है, दूसरा है मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत है, क्योंकि ये केरल नहीं है। आपको मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपका तमिलनाडु है। ठीक है, दूसरा आपको गलत है। मिड डे मील योजना जो है, सॉरी सही है, ये केंद्र प्रायोजित ही है और 1995 में जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल जो है एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? ये जो है चीन के राष्ट्रपति यहाँ पीड़ित है इस बीमारी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इनमें सही है। ठीक है, पहला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई है। सही है, विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता के सुधार कर उन्नत मानव विकास के लिए व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के हेतु प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2, और 1 और 2 ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपको। हाल ही में दूसरा भारत नार्डिक जो है शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, मई 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। देखिए हाल ही में कहाँ पे जो है 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये जो है मांडला जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तेलंगाना राज्य की सरकार ने
युवा और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये जो है आपको गूगल के साथ किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये चलिए जूम इन करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, फिर आपको बताना है, बताइए कितना यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य 2000 जो है 30-31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, ये 2030 से 31 नहीं है, ये शायद 2025 से 26 तक का है। ठीक है, तो ये पहला तो आपको सही नहीं होगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन जो है समन्वय समिति विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये जो आपको स्टेटमेंट जो है सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पर्यटक पोर्टल को लॉन्च किया? ठीक है, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इनके द्वारा जो है गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, रामगढ़ जो विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, ये किस राज्य में है? ये आपको पता है, ये आपको राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखें, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? ये फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा दिखाया गया और ये शामिल भी हो गए हैं। ठीक है, स्वीडन तो शायद शामिल भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। देखिए यहाँ भी बताना है कि उपयुक्त में से आपको कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया? बिहार के पूर्णिया जिले में। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल दो सही है और केवल दो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, हाल ही में भारत और किस राज्य के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन जो है इंटर कनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए? ये जो है मालदीव के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्या पूछा है, किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण जो है पखवाड़ा 2022, ठीक है, का आयोजन किया है? यह है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ भी बताइए कौन सा कथन आपको सही है। देखिए पहला क्या है, विश्व प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150 स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। अगला देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। 180 देश में जो है भारत का पोजीशन 150 है। दोनों ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बन जाएगा। 134 देखें, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पे रही है? ठीक है, खेलो इंडिया में देखेंगे तो ये जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये शीर्ष पर रही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें, यहाँ पूछा गया है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? ये जो है मंजूरी दी गई है आपको 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखें, देखिए यहाँ क्या पूछा गया आपको, हाल ही में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया? ठीक है, तो ये कौन हट गया आपका? रूस। अगला देखिए, आर्थिक मामले के जो है मंत्रिमंडलीय समिति ने गृह मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक के लिए जो है जारी रखने का मंजूरी जो है दे दिया है? ये दिसंबर 2024 तक रहेगा आपको पीएम स्वनिधि। ठीक है, 2022 से आगे बढ़ा के इसको दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, तो ये आपका सुखोई जो है इससे किया गया था। अगले देखें, हाल ही में जो है किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया?
ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है आपको? ये राजीव कुमार, आप सभी को पता ही होगा। हाल ही में किसने श्रीलंका के जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? ठीक है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है रनिल विक्रमासिंघे। इस तरह से 140 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ठीक है, टेस्ट सीरीज को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें आप लोग। ठीक है, आपका बस जो है हमारे लिए एक ही सपोर्ट हो सकता है कि टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, और ये चूंकि इंडिविजुअल टेस्ट है तो सारे एग्जाम के लिए, आगामी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी यूपी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, बिहार में एग्जाम होने वाले हैं, या अन्य कोई भी स्टेट में, क्योंकि हम लोग अभी सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं, ये सारे के लिए केवल अगर यूपी स्पेशल छोड़ दें हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, जो 15-20 के करीब यहाँ देखने को मिला था, तो आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, चलिए लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हेजिटेटेड आपको नहीं होना है। जो भी आपका जो है प्रश्न है बिल्कुल कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।